हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को। हमने ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारी एचआरएम वाली प्लेलिस्ट चल रही है और लगभग ये कंप्लीट होने को है। लास्ट 2-3 वीडियोस यानी कि 2-3 क्लासेस और बाकी है। और अगर फिर भी मैंने अपने इनसे सब कुछ कवर करवा दिया है, A to Z हम सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मुझसे कोई टॉपिक मिस होता है और आपको लगता है कि ये टॉपिक करना चाहिए, ये टॉपिक अभी तक नहीं हुआ है, सो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसको भी लेकर आ जाऊंगी। आज हम कवर करेंगे सबसे पहले तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बेसिक परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखा था कि ये क्या होता है। इसमें ये सिस्टमेटिक और पीरियोडिक होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या बात होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल किसके अप्रेजल की बात करता है, ये एम्प्लॉय के, इंडिविजुअल की बात करता है ये। ठीक है, ये जैसे हमने बोला था कि इसको काफ़ी और नामों से भी जाना जाता है, चाहे वो मेरिट रेटिंग हो, बट ये क्या है, मेरिट रेटिंग तो शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्टर टर्म है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल तो वाइडर टर्म है। ये वाइडर टर्म में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, इसी के साथ में हमने पढ़ा था कि ये एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि कंटिन्यूसली चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, कंटिन्यूसली उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा, उसका इवेल्युएशन किया जाएगा, इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, जजमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसी के साथ में हमने देखा था कि इसमें स्टैंडर्डाइज होता है। हमने प्रोसेस में देखा था सबसे पहले कि हम इस्टेब्लिश करेंगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को, उसके बाद में कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन के बाद में जो हमारा जो स्टैंडर्ड हमने मेज़र किया उसको मेज़र करेंगे परफॉर्मेंस को। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसे करेंगे, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ में। फिर उसके बाद में जो गैप आएगा, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो यही होती है अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस। अब आगे की आज हम क्लास देखेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कवर करेंगे कि इसके मेथड्स। हमने ये तो देख लिया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ये बताता है कि इवेल्युएशन किया जाएगा एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल का, बट कैसे किया जाएगा। तो इसके आज मेथड्स देखेंगे कि क्या मेथड्स और टेक्निक्स है। तो इसकी भी मेथड सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था ट्रेनिंग वगैरह में, वैसे ही इसमें भी 2 टाइप्स है। वहाँ पे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब की बात हो रही थी, यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मॉडर्न या न्यू मेथड्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन भी बनता है, इसलिए इनको याद रखना पड़ेगा। जिसमें मॉडर्न से तो बनता ही है कि कौन कौन सा मॉडर्न के अंदर आता है। तो ट्रेडिशनल में आ जाएगा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, फ्री फॉर्म एंड ऐसे, स्ट्रेट रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट्स, ग्रुप अप्रेजल एंड फील्ड रिव्यू। आई नो यहाँ पे सिर्फ नाम से समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, डोंट वरी, आगे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हमने देखा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, जो कि प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा, एम्प्लॉय के जो सुपीरियर होते हैं वो इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर वो लोग क्या देखते हैं, उसके अंदर वो देखेंगे कि एक एम्प्लॉय है, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस, अचीवमेंट्स, उसकी फेलियर क्या थी। ठीक है, इसकी तरह हम बोल सकते हैं स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, उसमें वो ताकि फिर जो भी चीज़ें उसकी देखी जाती है उसमें सब कुछ कवर किया जाता है, रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि अप्रेजल किया जा सके और इसको किस लिए यूज़ किया जा सके, प्रमोशन में, ट्रांसफर में। ठीक है, जैसे इसमें बताया हुए है कि ये रिपोर्ट है जो कि प्रिपेयर की जाती है एम्प्लॉय के इमीडिएट सुपीरियर जो होता है ना, उससे जस्ट टॉप वाला, उसके द्वारा। ठीक है, तो ये कवर क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस को, अचीवमेंट, फेलियर को करेगा। ये डिस्क्रिप्टिव अप्रेजल है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, प्रमोशन एंड ट्रांसफर के लिए एम्प्लॉय के। एज अप्रेजल इज बेस्ड ऑन, ये इम्प्रेशन पे बात करता है रेदर देन डेटा। मतलब आपका जो डेटा होगा उस पर बात नहीं करेगा, ये आपका जो सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर का आपके लिए माइंड में क्या इमेज है, ठीक है, आपका क्या इंप्रेशन है, उस पर डिसाइड करता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट।
सेकेंड है फ्री फॉर्म या ऐसे मेथड। इसके अंदर कुछ नहीं होता, जो इवेलुएटर होते हैं वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो एक ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं बहुत लेंदी, छोटा शॉर्ट ऐसे लिखते हैं वो, ठीक है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस पे, जो कि किस बेसिस पे होती है, उनके ओवरऑल इंप्रेशन पे। जैसे इसमें रिपोर्ट दी, यहाँ पे वो अच्छे से पैराग्राफ फॉर्म में ऐसे के तौर पे उसे लिखेंगे। थर्ड है स्ट्रेट रैंकिंग, नाम समझ आ रहा है, रैंकिंग देंगे डायरेक्ट। तो इसमें एवेलुएटर होते हैं, वो असाइन किया जाता है उनको रिलेटिव सी रैंक्स दे दी जाती है, जो कि एम्प्लॉयज को वो सेम वर्क के जो यूनिट में काम करते हैं, जो सेम जॉब पे काम करते हैं, उन्हीं को ये रैंकिंग देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को रैंक दी जाती है किस बेसिस पे, उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के तौर पे। सब एक जॉब, एक जगह पे, एक यूनिट पे, एक लेवल पे काम कर रहे हैं, उन पर आपने रैंकिंग दे दी, किसी को फर्स्ट, किसी को फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। इस बेसिस पे, किस बेसिस पे दी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस पर। तो ये ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेयर कंपैरिजन। पेयर कंपैरिजन में क्या होता है कि इसके अंदर मॉडिफाइड फॉर्म है ये स्टेट रैंकिंग का। इसके अंदर क्या होता है, हर जो एम्प्लॉय होता है उसको जज किया जाता है, ठीक है। ये बोल ही रहा है कि ईच एम्प्लॉय इज जज बेटर देन अदर डिटरमाइंस इन इज रैंक। देने से अच्छा है कि आप उनको जज करो, कंपेयर करो। तो कंपेरिजन किस बेसिस पे होता है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, और ये फॉर्मूला लग के n(n-1/2). तो इस बेसिस पे आप मतलब उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को इस बेसिस पे आप कंपेयर करो, ठीक है। कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है। ईच एम्प्लॉय का ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में एक ही का, उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उसका कंपैरिजन किया जाता है, मतलब का और से किया जाता है ऑफ कोर्स, बट जैसे उसमें डायरेक्ट रैंकिंग दी जाती थी ना, नहीं इसमें रैंकिंग नहीं, पहले खुद का इस फॉर्मूले के थ्रू उसकी कंपैरिजन की रिपोर्ट बनाई जाती है, एंड देन कंपैरिजन मेथड से इवेल्युएशन, या हम बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का इवेल्युएशन किया जाता है। फिफ्थ है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अंदर क्या होगा, रेट इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट हिज रेटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टेट्स में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस तौर पे ये किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, एलिमिनेट करना। क्या एलिमिनेट करना, जो बायस होती है सेंट्रल टेंडेंसी में, जो कि बेस्ड होती है क्वेश्चनेबल अजम्पशन में, दैट ऑल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉय हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या होता है, हम देखते हैं कई बार ऐसा अजम्पशन होती है क्वेश्चन में, या फिर माइंड में होता है ना कि ठीक है जितने भी एम्प्लॉयज है सब अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, सबको गुड बोल देते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उस चीज़ के बायसनेस को हटाने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने पढ़ी थी कि सबको इक्वली रखते हैं मेरी नज़र में, ताकि कोई क्लेशेस ना हो, तो उस चीज़ को हटाने के लिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किया जाता है। नेक्स्ट होता है ग्राफिक रेटिंग स्केल। इट इज न्यूमेरिकल स्केल। क्या होता है, एक न्यूमेरिकल स्केल होता है 0 to 5, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, और भी हो सकता है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करेगा, ये डिफरेंट डिग्री पर्टिकुलर ट्रेट की। द रेट इज गिवन अ प्रिंटेड फॉर्म फॉर ईच एम्प्लॉय विच कंटेन्स सेवरल कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिंग टू द पर्सनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ से समझेंगे क्या बात करता है ये रहा ग्राफिक रेट स्केल रेटिंग। जैसे आपकी परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, ठीक है, आपका बिहेवियर, सबऑर्डिनेट, सिंसियरिटी, डिपेंडेबिलिटी, या आपकी वर्क क्वालिटी, ठीक है, ऐसे और भी हम एड ऑन कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग बना लिया, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया पुअर था, फेयरली पुअर है, फेयरली गुड है, एक्सीलेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम रेटिंग कर देंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे। बस यही है ग्राफिक स्केल रेटिंग, ठीक है। या तो कंटिन्यूस स्केल होगा या डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूस स्केल होगा, जो स्क्वायर बॉक्स में जो हमने पढ़ ही लिया। नेक्स्ट पे जाएंगे, जो होता है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है, कई सारे स्टेटमेंट होते हैं जो कि डिस्क्राइब क्या करेंगे, क्या डिस्क्राइब करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एम्प्लॉय की या उसकी परफॉर्मेंस, जो कि उसकी जॉब को लेके होती है, उनके स्टेटमेंट होते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि उसका बिहेवियर, एम्प्लॉय का जो बिहेवियर था वो पॉजिटिव था है या नेगेटिव है, हर एक स्टेटमेंट को लेके, ठीक है। सो ए चेकलिस्ट इज अ लिस्ट स्टेटमेंट जो कि डिस्क्राइब करता है कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की ऑन द जॉब। द रेटर चेक्स टू इंडिकेट इफ द बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय इज पॉजिटिव। इसमें ये बात की जाती है कि अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ईच स्टेटमेंट के लिए वो इंडिकेट किया जाता है। अगर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव चेक, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस किस बेसिस पे देखी जाती है कि आपके पॉजिटिव चेक्स यानी कि नंबर पॉजिटिव आपको कितने मिले, ठीक है। अब इसके 3 मेथड्स होते हैं, बहुत डिटेल में जाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट नाम याद रखिए, सिंपल चेकलिस्ट, वेटेड चेकलिस्ट एंड फोर्स्ड चेकलिस्ट।
नेक्स्ट होता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो सुपीरियर होते हैं वो आपका रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं। होता है ना कि कई कई ऑफकोर्स सब जगह पे होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक एम्प्लॉय का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसकी नाम से फाइल होती है, ठीक है, तो वो होता है, ठीक है। इसके अंदर भी वही चीज़ है, बट इसके अंदर किस चीज़ की बात हो रही है, वो जो क्रिटिकल इवेंट्स हुए हैं, सुपीरियर कीप्स अ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ क्रिटिकल इवेंट्स एंड हाउ डिफरेंट एम्प्लॉय बिहेव ड्यूरिंग सच इवेंट। कई सारे इवेंट्स में सिचुएशन रखी जाती है या कई क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं और उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, और फिर जज किया जाता है हर डिफरेंट एम्प्लॉय का कि वो कैसा इस इवेंट के दौरान कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। द रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन हिज पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर ड्यूरिंग दिस इवेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, उसके नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेवियर पे उसकी रेटिंग डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि इस इवेंट के दौरान वो जैसा भी बिहेव करेगा, चाहे वो पॉजिटिव बिहेव करे या नेगेटिव बिहेव करे, तो उसकी जो रिटन रिकॉर्ड देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी रेटिंग दी जाती है और उसका इवेल्युएशन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक होता है ग्रुप अप्रेजल, नाम से समझ आ रहा है, ग्रुप में ही आपने इवेल्युएशन कर दिया है एम्प्लॉयज का। अंडर दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ इवेलुएटर्स असेसेस एम्प्लॉय, ठीक है। जो इवेलुएटर होते हैं वो ग्रुप में ही एम्प्लॉयज का असेसमेंट करते हैं। द ग्रुप डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस फॉर द जॉब। जो ग्रुप होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस किसका, जॉब के लिए। मेजर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जैसे हमने पढ़ा था प्रोसेस, बस वही चीज़ हो रही है। एम्प्लॉय का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, एक्चुअल का स्टैंडर्ड के साथ में, और एनालिसिस किया जाता है उसकी पुअर परफॉर्मेंस का कोज क्या है, क्या कारण है पुअर परफॉर्मेंस का, और उसको ऑफर किए जाते हैं सजेशन ताकि वो फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट कर सके। लास्ट मेथड है फील्ड रिव्यू मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है वो जैसे HRM पढ़ा था ना हमने, HRD डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, उसमें इंटरव्यूज होते हैं, उस चीज़ की बात की गई है। उसमें जो लाइन सुपीरियर है उनका इवेल्युएशन किया जाता है उनके सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। फील्ड का रिव्यू किया जाएगा इसके अंदर। इन दिस मेथड ट्रेनिंग ऑफिसर फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इंटरव्यूज, इसके अंदर क्या करते हैं, वो जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं लाइन सुपीरियर का, ताकि इवेलुएट कर सके अपने रेस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट्स का। मतलब काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे का इंटरव्यू लिया जा रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स का, इसका इसके साथ, इसके ए का बी के साथ में, बी का सी के साथ में, सी का ए के साथ में इंटरव्यू लिया जा रहा है। अब ये इंटरव्यू होता है, प्रिपेयर किया जाता है, एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और एडवांस बना दिए जाते हैं क्वेश्चन और उनको इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है। अब इसमें जो आंसर दिए क्वेश्चंस के, सुपीरियर अब उसको लेके ओपिनियन देता है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अपने सबऑर्डिनेट के लिए, और सबऑर्डिनेट को जो रिपोर्ट मिलती है उस पर वो वर्क करता है, प्रोग्रेस करता है, और उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस उस सबको बताई जाती है ताकि वो आगे उनको इम्प्रूव कर सके। सो ये हमने पढ़ लिया ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड तो हो गए, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड के अंदर आ जाएंगे हमारे 5 मेथड। इम्पोर्टेंट मस्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, और एक इसकी फुल फॉर्म भी आती है, ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मेथड न्यू है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक है असेसमेंट सेंटर, एक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एक होता है बार्स जिसको बोलते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, एक अप्रेजल थ्रू MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एंड 5th वन इज 360 डिग्री अप्रेजल। ओके, अब फर्स्ट देखेंगे असेसमेंट सेंटर क्या है, समझ आ रहा है, कौन सा सेंटर जहाँ पे असेसमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। अलग अलग यूनिट जैसे हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे सेम यूनिट, यहाँ पे अलग अलग यूनिट के लोगों का असेसमेंट किया जाता है। और क्या असेसमेंट होता है इसके अंदर, क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं काफ़ी अलग अलग यूनिट्स के होते हैं, उनको सबको एक साथ लाया जाता है, एक उनको वर्क दिया जाता है, मान लीजिए उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है ताकि वो एक मिलजुल कर सब काम कर सकें, ठीक है, और वो खुद ही काम करते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी एबिलिटी, कौन कितना इन्वॉल्व है, कौन कितना एक्टिव है, कौन लीडरशिप कर रहा है, ठीक है,
एबिलिटीज वगैरह सब कुछ देखा जाता है और उसके थ्रू उनका असेसमेंट किया जाता है। एन असेसमेंट सेंटर इज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, क्या होता है, ये एम्प्लॉयज का ग्रुप होता है जो कि डिफरेंट वर्क यूनिट से होते हैं, और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय काम करते हैं एक साथ किसी असाइनमेंट में जो कि सिमिलर होता है वन दे वुड बी हैंडलिंग व्हेन प्रमोटेड, जो कि किस काम से सिमिलर होता है, जो उनको प्रमोशन अगर उनका किया जाएगा जिस पोस्ट पे उससे सिमिलर किया जाता है, उस सिमिलर वर्क को उन्हें करने को दिया जाता है ग्रुप के अंदर। अब असेसमेंट सेंटर जो होता है जनरली क्या करता है, ये मेजर करता है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को करेगा, कम्युनिकेशन एबिलिटी कैसी है, आपकी एबिलिटी कैसी है प्लान करने की ना ऑर्गेनाइज करने की। इससे क्या होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एम्प्लॉयज़ को हेल्प मिलेगी, उनको जितनी नीड होगी उसकी उन्हें हेल्प मिलेगी और उन्हें पता चल जाएगा कहाँ उन्हें किस चीज़ की नीड है। ठीक है, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस जज की जाती है किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उस बेसिस पे जज किया जाता है। जैसे कि इसमें कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग ईटीसी। डिफरेंट बिटवीन कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय विल रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। इसमें कुछ नहीं होता, एक एम्प्लॉय को जब रखा गया तो उसके लिए प्लानिंग भी की गई, रिक्रूटमेंट किया गया, सिलेक्शन, इंडक्शन, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ किए गए, तो ये क्या थे, कॉस्ट थी। ठीक है, और एक्सपेंडिचर यानी कि यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस, तो उसकी जो कॉस्ट आई और उसने कितना कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय ने। ठीक है, तो उन दोनों का जो डिफरेंट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एक है बार्स, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये क्या इंक्लूड करता है, जो हमने ग्राफिक रेटिंग पढ़ा था और क्रिटिकल इंसिडेंट था, उन दोनों का ये मिक्सअप है। ठीक है, द रेटर रिकॉर्ड्स ऑब्जर्वेबल जॉब बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय। ये भी क्या करता है, जो जॉब करता है एम्प्लॉय उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा और कंपेयर करेगा ऑब्जर्वेशन को किस बेसिस पे, बार्स के बेसिस पे। ठीक है, बार्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डिग्री ऑफ बिहेवियर रिलेटिंग टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायमेंशन। द रेटिंग आर लाइकली टू बी एक्यूरेट। इसमें क्या होती है, रेटिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए क्योंकि ये एक्सपर्ट्स के द्वारा डन की जाती है, इसलिए एक्यूरेट होती है। द मेथड क्या होता है, ये रीफीडबैक लाइबल होता है और वैलिड भी होता है क्योंकि ये जॉब स्पेसिफिक है और आइडेंटिफाई करता है ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर को। बिहेवियर इसमें जो होता है एक्टिवली ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड के तौर पे, क्योंकि आप डायरेक्ट ही चेक कर रहे हो, एक्टिवली आप चेक कर रहे हो, खुद ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है, बट अच्छा मेथड है जैसे इसमें बताया हुआ है। क्या होता है इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो दे दिए, इसमें बता दिया जाता है कौन, जैसे एक्सट्रीमली पुअर, जैसे कैन एक्सपेक्ट टू टेक एक्सटेंडेड कॉफ़ी ब्रेक्स, अगर कोई ज़्यादा ले रहा है, आसपास ही रूम के आसपास घूम रहा है तो उसको पुअर 1 रेट पॉइंट मिल गया। ठीक है, ओनली अ पार्ट ऑफ कस्टमर है, उसको 2 दे दिया। ठीक है, जब उसको काम करने के लिए बोला जा रहा है अनलोड करने के लिए ट्रक से, तब सुपीरियर के द्वारा तभी। ठीक है, मैनेज कर रहा है डिफिकल्टी के साथ, डिलीवर कर रहा है गुड्स इन टाइम, तो उसको 4 दे दी। कस्टमर के साथ में टच में है पूरे साल में, तो उसको 5 दे दी गई। इनिशिएट करता है, क्रिएटिव है, आइडियाज़ पर कर रहा है, इम्प्रूव करने के लिए सेल्स के लिए, तो उसको 6 दे दिया जाएगा। और ट्रेनी अगर उसके साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है वल्नरेबल, उसके साथ वैल्यूएबल सजेशन दे रहा है ताकि इंक्रीज की जा सके सेल्स के साथ में, उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप भी है कस्टमर के साथ में, तो उसको 7 रेटिंग दी जाती है। तो ये सब ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। अब एक क्लास बच रहा है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल थ्रू एमबीओ। एमबीओ मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हम जानते हैं एमबीओ क्या होता है। एमबीओ को डेवलप किया था पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में। इसको मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेल्फ कंट्रोल है, वर्क प्लानिंग है और रिव्यू करता है। ठीक है, इसमें गोल सेटिंग अप्रोच है जो कि अप्रेजल के लिए यूज़ की जाती है। ये प्रोसेस है जहाँ पे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो जॉइंटली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करते हैं वो, कि कॉमन गोल्स क्या है। हाँ ठीक है, इसी के साथ में डिफाइन करते हैं वो इंडिविजुअल का मेजर एरिया
यानी कि उनको कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि उससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसके लिए उसको डिफाइन करना चाहिए उसका इंडिविजुअल का मेजर एरिया, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और यूजेज दिस मेजर एज गाइड फॉर ऑपरेटिंग द यूनिट एंड असेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर। कुछ नहीं, इसके अंदर वही गोल देख लिया जाता है, गोल के बाद में इंडिविजुअल का मेजर एरिया देख लिया जाता है कि ये कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है, फिर उसको वो दे दिया जाता है और फिर अपना अपना काम करते हैं, असेस करते हैं, कंट्रीब्यूट करता है हर एक मेंबर। इसकी स्टेप यही है, हम सबसे पहले स्टेज सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे कि परफॉर्मेंस का टारगेट क्या है, फिर देन उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे एंड देन फीडबैक आ जाएगा। सो ये हमने कवर कर लिया है परफॉर्मेंस अप्रेजल, पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ा, अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।